हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन टॉप 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज का इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चल, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे डेली प्रैक्टिस सेट को। इसके अलावा मैंने आपको कितना प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो वो जाकर के आप प्ले लिस्ट जाओगे तो वहाँ आपको सारा अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक जरूर किया करो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी समझ नहीं, पर एक नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। ये आपको यहाँ पर पूछा VVIO क्वेश्चन, जो आपको रिपीटेड प्रश्न है। अगर आपने दिल से पढ़ा होगा तो ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिमों में मतभेद की कमी हुई थी। अब देखिए, मतभेद की जो कमी हुई थी ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसके पीछे यह कारण था, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो परिणाम यही हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो मतभेद थे इसमें क्या हुआ कि कमी आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिए कि मुसलमानों के द्वारा ये आपका जो खिलाफत आंदोलन है ये मुसलमानों के द्वारा चला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि तुर्की खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण से ये जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है ये मतभेद कम किया गया। तो ऑप्शन ये आप लोगों को एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ये आपको यहाँ पर पूछा, तो पता है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में क्या संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज पूछा जाता है कि चीजें पूछी जाती है आपके कि यूनाइटेड नेशन जो डे है यह कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जो डे है आपको 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की अगर हम लोग बात करें कि इसको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता को किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 4 नंबर में, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा हुआ था आपका प्रीवियस ईयर में 2-3 बार इसको पूछा गया था, नहीं रिपीटेड आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में सर्वप्रथम जो है इनको गिरफ्तार किया गया, तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कब गिरफ्तार किया गया था, तो ये 1930 में इसको गिरफ्तार किया गया था। और एक चीज पूछा जाता है कि विनोबा भावे के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था ये कौन सा आंदोलन था, तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। इतने फैक्टर आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस सम्राट के द्वारा श्रीनगर में शालीमार बाग को बनवाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये आपके जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी के द्वारा पराकाष्ठा को प्राप्त किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में अभी तुरंत मैंने बताया कि ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट को यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि आपको बराबर पूछा जाता है। शहीद दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है ये आपको पूछा जाता है ये जो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा नहीं। इंडिया में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इतने चीजों को आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि सरहुल किन का पर्व है, ये आपको पर पूछा। तो देखिए सरहुल का मतलब होता है साल का पर्व। क्या होता है? तो साल का पर्व होता है, साल का पर्व होता है, सरहुल का मतलब आपका होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सरहुल जो पर्व है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये चीजें आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पर्व जो मनाया जाता है ये धरती माता को समर्पित, सरहुल जो मनाया जाता है ये धरती माता को समर्पित है और ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मुंडा जाति के बारे में आपसे पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति जो ये सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि आपके झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है मुंडा जनजाति। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किसने बंगाल की सरकार की जो द्वैध प्रणाली है समाप्त किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टी के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा कि बंगाल में जो है द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाल मिर्च के उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका लाल मिर्च का उत्पादन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपको पीडीएफ में भी इंक्लूड रहेगा, तो वहां से अगर आप लोग रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो तिलहन के उत्पादन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन सोयाबीन के बारे में आपको पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सोयाबीन के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपके कर्नाटक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मसालों के बारे में कि मसाला जो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए कि ये केरल में किया जाता है और केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इतने चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टेलीफोन एक्सचेंज जो स्थापित किया गया था भारत में, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपको 1913 में स्थापित किया गया था और ये सर्वप्रथम शिमला में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोग बात करें जो पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आपका टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ऐसे प्रश्न सभी को याद ही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका गोवा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में गोवा के बारे में जो आपसे पूछा जाता है कि याद रखिएगा कि गोवा जो 1961 तक ये पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था 1961, उसके बाद इसको भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है भारत में मिला लिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो चीजें पूछा गया था आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य के बारे में पूछा गया था, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें बड़ा राज्य के बारे में तो याद रखिए कि ये आपका राजस्थान, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा आपका स्टेट है, तो याद रखिए ये आपका लद्दाख है। सबसे बड़ा की अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे छोटा की बात करेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे बड़ा की बात करेगा तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। तो इतनी चीजों को आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 13 नंबर में, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पता है कि भारत में शंकुधारी जो वन है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा आपका हिमालय में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ वन की अगर हम लोग बात करें कि वन जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है पूरे भारत में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो आपका शंकुधारी वन है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपके हिमालय में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अनिमोदी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 15 नंबर में कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ है, ये आपको पर पूछा। तो गरीबी रेखा में जो निर्वाहन करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति निर्वाहन करते हैं, ये सबसे ज्यादा भारत के किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपको ओडिशा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या ओडिशा में क्या है आपका कि सबसे ज्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण से ही आतंकवादी का यहाँ पर जो है नक्सली का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए भील जनजाति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भील जनजाति जो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। मुंडा की हम लोग पिछली वीडियो में भी पिछली
क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, मुंडा जनजाति, मुंडा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन अगर भील जनजाति की अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि भील जनजाति, और इसके अलावा अगर लोग बात करें कि गोंड, एक आपका जनजाति है जिसका की नाम है गोंड। इसके अलावा अगर लोग बात कर ले तो संथाल, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो संथाल और मुंडा, ये सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो यही जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन, तो भील, गोंडा और संथाल जो जनजाति है ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि भील जनजाति कहाँ पर आपका पाया जाता है, ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के आधार पर विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो पता है कि जब 2011 में जनगणना हुआ था अकॉर्डिंग 2011 के, तो उस समय जो है यानी कि इसके 2011 में जब जनगणना हुआ था इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भारत में जो है कितना जनसंख्या पूरे विश्व का जो है निवास करती है, ये चीज आपसे हमारा पूछा जा रहा है। तो ये 17.5% निवास करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये किया गया है के एस हेगड़े के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी जो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिए कि ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि दल बदल जो कानून ये आपका किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि आपके 10वीं अनुसूची से ये आपका संबंधित है। और ये 10वीं जो अनुसूची को जो ऐड किया गया था ये कब किया गया, तो जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये 10वां अनुसूची को लाया गया था, जो कि आपके दल बदल से संबंधित है। और ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था, ये आपको अगर पूछा। तो बताइए कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार जो किस ईस्वी में किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि 1976 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिक्किम की हम लोग अभी तुरंत बात की है कि सिक्किम जो है ये आपका गोवा के बारे में बात की है। तो यहाँ पर सिक्किम के बारे में पूछा जा रहा है कि सिक्किम जो है ये किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कब मिला था, तो 1975 में 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 22 नंबर में पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को जो नामित करने का अधिकार होता है ये किसके पास, तो ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है। और चीजें जो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो याद रखिए कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वही अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो लोकसभा के बारे में भी आपको याद रखना है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा याद रखिए कि राज्यसभा जो ये आपका अस्थायी सदस्य है, जबकि लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अस्थायी सदस्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि संविधान के अकॉर्डिंग प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो होती है किसमें निहित होती है, ये चीजों को आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपके राज्यपाल में निहित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है आपको विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बिहार की मंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल के पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बिहार के विधायिका यानी कि विधायिका के क्षेत्र में जो है राज्यपाल को जो संवैधानिक जो शक्तियां प्राप्त होती है, इन सभी शक्तियां को राज्यपाल के यानी कि संवैधानिक शक्तियां जो है राज्यपाल को प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आपका बिहार फार्मर का जो एग्जाम होगा इसमें आपका किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपको 100 में 100 को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज है कि इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिलता है इनमें से सभी वाला अगर आपको नहीं आता है तो इनमें आपको सभी में मार देना, चूंकि ये आपका करेक्ट आंसर यही रहता है जिसमें कि ऑलरेडी
सभी प्रश्न को यहाँ पर आपको सही दिया रहता है, सभी ऑप्शन को सही दिया रहता है, उसी में ये ऑप्शन रहता है इनमें से सभी। तो आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि विधान यानी कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपका 75 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिए बिहार से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा, चूंकि ये बिहार का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों में से जैसे कि किसी भी प्रकार का कार्बनिक यौगिक उसमें अगर दाब है यानी आयरन का दाब है, तो किस कार्बनिक यौगिक के द्वारा आयरन के दाग धब्बे को हटाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, रबड़ के वल्कीकरण से परिणाम होता है। तो बताइए कि रबड़ के वल्कीकरण से परिणाम जो है ये कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है मृदु और नम्य, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रबड़ के वल्कीकरण से ऐसा किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं आता है जिसमें कि मृदु और नम्य की मात्राएं हो। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रबल और कठोर, तो ये आपका रबड़ के वल्कीकरण में आता है। रासायनिक प्रतिरोध ये भी आता है, और उच्च ताप को सहन कर पाना ये भी आपका आता है। लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि मृदु और नम्य जो है ये किसी भी प्रकार की ये मात्राएं रबड़ के वल्कीकरण में आपका नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखिए आपके मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है। तो बताइए कि जिलेटिन का जो प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम को बनाने में, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को जो है रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आपका जिलेटिन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को पूछा गया था दूसरी तरह से कि आपका जो स्क्रीम में जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका जिलेटिन भी दिया हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका था जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 30 नंबर में ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये किसका परिणाम है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका कंपलसरी होता है। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना ये 100% ये जरूरी है, नहीं तो आपका फिर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि ये जो वायुमंडल होती है ये गर्म हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से अन्य कई प्रकार के इसमें गैसेज पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो याद रखिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का आपका परिणाम है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही प्रश्न लेकर आए थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बिहार फार्मर का स्पेशल अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। प्लीज